हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के पूर्ण करने वाले जो हार्मोन होते हैं उनके योगदान के विषय में पढ़ेंगे। जो कीट होते हैं और जो मेढक होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसको पूर्ण करने में जो हार्मोन योगदान देते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे आपने अध्याय 6 में पढ़ा था कि जब मेढक छोटा होता है तो वो लार्वा होता है, मेंढक का लार्वा होता है, उसमें पूंछ होती है। लेकिन जब मेंढक वयस्क हो जाता है तो मेढक में पूंछ नहीं होती। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? कायांतरण। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन करते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जो कायांतरण का कार्य होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो कीट हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा ही नियंत्रित होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। जब आपने मनुष्य के विषय में पढ़ा होगा तब भी आपने ये जाना होगा कि थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि जल में जिसके टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो जो टेडपोल है वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसे में करते क्या है, जब जो मेंढक का टेडपोल होता है जब वो वयस्क में कायांतरित नहीं होता तो फिर उस टेडपोल को हम क्या करते हैं? आयोडीन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो मेंढक में कायांतरित हो जाता है। यहाँ बूझो पूछ रहा है कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण क्या हो जाएगा? तो गोइटर रोग हो जाएगा, घेंगा या गलगंड जिसे बोलते हैं। क्रियाकलाप 7.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। और आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगी मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब व्यक्ति जो है उसका शरीर एवं मानसिक विसंगति मुक्त, मतलब मानसिक रोगों से मुक्त होना ही व्यक्ति का क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य के विषय में आप ऐसे बता सकते हैं, किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जैसे हमें भी जीवन जीने के लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। जैसे हमें सब चीज़ें आवश्यकता अनुसार ही लेनी चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तित्व, स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। अब हम देखेंगे किशोर की पोषण के लिए क्या क्या जरूरतें होती है। तो किशोर तीव्र वृद्धि एवं विकास की वे अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये मेन होते हैं हमारे शरीर में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। उसके अलावा विटामिन्स, खनिज पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने पास में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है, जिससे उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि संतुलित डाइट उसे बोलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। दूध से भी आपको संतुलित भोजन, दूध में भी आप संतुलित भोजन है एक दूध भी। और जब शिशुओं को माँ के दूध से भी संपूर्ण पोषण मिलता है। जैसे हम बात करें लोहा या आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे में प्रचुर खाद्य, जैसे कि लोहा जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो पत्तीदार सब्जियां हो गया, जिसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है उन्हें पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे होते हैं। जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है उन्हें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या संतुलित एवं पोषक हैं।
क्या इनमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? तो भाई दाल से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उनमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पर आप क्रियाकलाप 7.5 में यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। जैसे पहले पढ़ो। चित्र 7.6 में प्रेरणा लेकर चार्ट एवं पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें उनके प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, मांस का डायग्राम है, ये सब्जियां हैं, दूध है, अंडे है, फल है, इन सबको आप भोजक के पोषक पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। जैसे खाद्यान्न है जिनमें दालें आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार तो स्नान करना ही चाहिए। ये किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथि भी अधिक क्रियाशील के कारण शरीर में गंध आती है। जब श्वेत ग्रंथि समझते हो, जब हमें पसीना आता है तो उससे गंध आती है, इसलिए व्यक्ति को दिन में एक बार तो स्नान करना ही चाहिए। पसीने से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली भांति प्रकार से धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहेगा। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन एवं घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम, तो यहाँ पर हम शारीरिक व्यायाम ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना आवश्यक है। देखो, अब यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ दी गई है जो एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए। भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और न करें। तो अध्याय 6 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तत्व एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा है। तो आपने सुना होगा कि जब एक स्त्री को गर्भ धारण होता है और उसे बार बार लड़की पैदा होती है तो लोग समझते हैं कि उसमें माँ की गलती है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ गलत बताया गया है। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिनको आप जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिखाया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि मिथ अथवा सत्य अवधारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। पहला, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वे गर्भवती हो जाती है, तो ये पूर्णतः गलत है। संतान के लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायित्व है, तो ये भी गलत है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषिद्ध है, तो ये भी गलत है। आपको ऐसे अनेक तत्व एवं कथन मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए एवं छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रियाकलाप 7.6। आप अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जिनको नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब हम देखेंगे कि नशीली दवाओं एवं ड्रग्स का निषेध करें। ये बहुत ही हानिकारक होती है इंसानों के लिए। नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें। किशोरावस्था में व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। जैसे कि लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के समय, तो वो एक
सामान्य सी बात है उसमें, अतः आप भ्रमित एवं अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग्स नशीली दवा का सेवन करने से आप अच्छा अथवा तनाव महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए न ही कहना चाहिए जब तक दवा डॉक्टर के द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें बार बार लेंगे तो आप इनके आदी हो जाएंगे, जिसका आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में तो ये हानिकारक है, स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं। अब आपने एड्स के बारे में तो सुना ही होगा। यौन संचरित रोग होता है, एक लैंगिक संचरण का रोग होता है एड्स। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु के द्वारा होता है। ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सिरिंज होते हैं उनके द्वारा लग जाता है। जैसे अगर ये वैसे फैलता नहीं है, ये लैंगिक संचरित रोग है, लेकिन मान लो कोई ड्रग्स लेता है, उसको किसी ने इंजेक्शन लगाया, तो जब उसी निडिल से अगर आपको लगाया जाता है सिरिंज से इंजेक्शन, तो फिर वो आप में भी हो जाएगा, उस वायरस का संक्रमण फैल जाएगा और आप एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों, जैसे पीड़ित रोगी माँ से दूध के द्वारा, जैसे मान लो पीड़ित रोगी माँ है, जैसे माँ जो है वो पीड़ित है, इसके दूध के द्वारा उसके शिशु में फैल सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी ये रोग हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ ये बॉक्स वाली जो बातें होती हैं NCERT में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किशोर द्वारा गर्भधारण, आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विसंगत कानून आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस कारण से टीन आयु किशोर लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह कम उम्र में विवाह एवं मातृत्व से माँ और संतान दोनों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण हो सकता है। इससे युवा स्त्री के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व के लिए भी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाती है। और जो यहाँ ये चीज़ें लिखी होती है कि आपने क्या सीखा, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यौन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन से सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौन आरंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है, शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं, लड़कियों में स्तन विकसित होते हैं और लड़के के चेहरों पर दाढ़ी मूंछें आने लगती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौन आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन। अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनलिन आदि हार्मोन का स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का, उसके अलावा एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। यहाँ टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो मादा हार्मोन होता है। गर्भाशय की दीवार होती है वो निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार आंतरिक सतह निस्तरित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है, जिसे महिलाओं में ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है तो लड़की है और XY है तो क्या लड़का है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। उसके बाद हम क्लास 8 जो चैप्टर 8 थे उसको शुरू करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही।